पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है, अंक होता है 100 का। यहाँ पर निर्देश देख लीजिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 में 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और हिंदी गद्य साहित्य से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं 5 अंक के, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 का है, सुख सागर के लेखक हैं माधवराव सप्रे, राम प्रसाद निरंजनी, मोहन राकेश, मुंशी सदा सुखलाल। तो सुख सागर के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों मुंशी सदा सुखलाल, ठीक है। भूले बिसरे चेहरे रचना है जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। तो भूले बिसरे चेहरे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आलोक पर्व के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व के लेखक हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, साहित्य और समाज के लेखक कौन हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, साहित्य और समाज के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार की रचना है त्यागपत्र, सुखदा, सोच विचार। तो ये तीनों रचनाएं जैनेन्द्र कुमार की हैं, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सबरपा को, देवसेन को, सराहपा को, कुमार रासो को। तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सराहपा को। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 में 5 प्रश्न रहते हैं। तो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, 1-1 नंबर के। चांद का मुँह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन, अज्ञेय या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चांद का मुँह टेढ़ा है, इसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके बाद है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अगर एग्जाम में पूछ ले दूसरा तार सप्तक तो बताना है 1951। अगर पूछ ले तीसरा तार सप्तक तो बता देना है 1959, ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन है, तो ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो सिद्धराज भी मैथिली शरण गुप्त की है, पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त की है और भारत भारती भी है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, कानन कुसुम भी है और लहर भी है। तो यहाँ पर वैदेही वनवास नहीं है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, तो यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। एक गद्यांश दिया रहता है, ठीक है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं 2-2 अंक के, कुल मिला के 10 अंक हो गए, ठीक है। तो आपको 10 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का पूछा जाता है, 10 अंक का। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर मैं इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगा। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो देखिए, इसको हम पहचानने की ट्रिक बता देते हैं। जहाँ पर आपको मिल जाए भूमि शब्द, क्या मिल जाए, भूमि शब्द, ठीक है, पृथ्वी शब्द मिल जाए, जन शब्द मिल जाए, ठीक है, राष्ट्र शब्द मिल जाए, तो वहाँ पर आप समझिएगा कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो आपने अभी पैराग्राफ में पढ़ा था, ठीक है, आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा, केवल आपको पढ़ना है ध्यान से पैराग्राफ को। तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लेखक ने कहा है जो
राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है। यानी लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको पढ़ लेना है जिस पर रेखा खींची हुई है, ठीक है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे आपको लिखना है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है। इसके बाद में अथवा करके, यानी दो पूछता आपको एक करना रहता है, तो अथवा वाला भी देखते हैं। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है। तो इसका एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं। जहाँ पर भाषा शब्द दिख जाए, ठीक है, और भाषा की बात हो, ठीक है, भाषा शब्द दिख जाए और भाषा की बात हो, तो वहाँ पर आपको समझना है कि ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है आपको? प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से अवतरित है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो आपने अभी पढ़ा था, भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा किसका अभिन्न अंग है? तो भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो भाषा संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। पहली लाइन में आपने पढ़ा था। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? अभी पढ़ा था आपने, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। कैसे आपको व्याख्या लिखना है? लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृत भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत गतिशील होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी आपका 10 अंक का पूछता है, ठीक है। पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, 2-2 अंक के। पद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना रहता है। तो यहाँ पर देखिए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, ठीक है। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, रास्ते में जाते समय यदि कोई लज्जा से युक्त पथिक महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी के, तो तुम उस सुंदरी के कपड़े को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी शर्मित हो वह गोद ले श्रांति को ना, यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसे गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर कर देना। ओंठों की और कमल मुख की मलिनताएं मिटाना, ओंठों की और कमल के समान मुख की मलिनता को, यानी झुर्रियाँ को मिटा देना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, राधा पवन से कहती है कि हे पवन, मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कोई किसान स्त्री, थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे स्पर्श करके, छू करके उसकी थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो, यदि आकाश मार्ग में कोई बादल का, व्योम माने आकाश, आकाश मार्ग में यदि कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके
छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यदि आकाश मार्ग में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके गर्मी से तपी हुई स्त्री के ऊपर छाया कर देना और उसे सुख प्रदान करना। तो आप जानते हैं उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक का नाम है पवन दूतिका, ठीक है, और इसके कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है आपको, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, राधा पवन दूतिका से राह में यानी रास्ते में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो राधा पवन दूतिका से रास्ते में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा। राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृषक ललना शब्द में कौन सा अलंकार है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है और उपमा अलंकार है, ठीक है। इसके बाद अथवा करके यानी इसमें भी दो पूछता आपको, एक करना रहता है। कहते आते थे यही अभी नरदेही। के कहती है कि संसार के लोग, ये नरदेही माने क्या होता है, संसार के लोग अभी तक यही कहते आते थे कि माता ना कुमाता, यानी माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र भले ही, यानी पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए। अब कहें सभी या हाय वृद्ध विधाता। के कहते हैं कि जब अब हमारे विधाता हमारे विपरीत है तो अब सभी लोग यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही, कि पुत्र पुत्र ही रहता है, रहे कुमाता माता, लेकिन माता कुमाता हो जाती है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, बस मैंने केवल इसका यानी भरत का बाहरी शरीर ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, उसका मजबूत हृदय नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, केवल कोमल शरीर देखा, परमार्थ न देखा, परमार्थ नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, केवल मैंने अपना स्वार्थ ही देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो हाय आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युगों तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहे कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी रानी केकई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक का नाम है केकई का अनुताप, ठीक है, क्या नाम है, केकई का अनुताप, और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, मैंने बता दिया है। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती है। किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो केकई ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। इसके बाद प्रश्न नंबर क्या है, 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना रहता है और 5 अंक का होता है। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको तैयार करेंगे, ठीक है। चैनल पर इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो सेम अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, ये भी 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश। फिर अथवा करके दिया हुआ है, ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाली। ये भी आपको 80 शब्द में लिखना रहता है और उसके लिए आपको 5 अंक मिलते हैं। इसके बाद है 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में होता है और 5 अंक का होता है, ठीक है। ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, आपको तैयार करने रहते हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे। इसके बाद है यहाँ पर देखिए खंड बा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 का कहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। कुल कितने अंक का होता है, 7 अंक का, ठीक है। 2 अंक का आपका संदर्भ का होता है और 5 अंक अनुवाद का होता है, तभी आपको पूरे अंक मिलते हैं। तो पहले इसका अनुवाद देखेंगे। धन्यो अयम भारत देशा, धन्य है या भारत देश, यत्र माने जहाँ, जनमानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों उद्भाविनी माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदो शब्दों के समूह को प्रसविनी माने जन्म देने वाली, सुर भारती माने देववाणी सुशोभित है। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाले देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेश निखले वयप, यानी विद्यमान वर्तमान
वांग्यम माने साहित्यों में, अस्य माने इसका, वांग्यम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम माने सुसंपन्न, वर्तते माने है। यमेव भाषा संस्कृत नामना लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा यानी चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानि 18 पुराण, ठीक है, अन्यान चा और अन्य महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव माने इसी भाषा में लिखतान माने लिखे गए, संत माने हैं। संदर्भ देख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिरदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें भी अथवा करके मेरे प्यारे बच्चों पूछता है, आपको एक करना रहता है। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीय से जन्मे प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारों अभवत, यानी महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मान्य माने सम्माननीय विद्वान आसीद विद्वान थे। अयम प्रयागे, इन्होंने प्रयाग ही के संस्कृत पाठशाला माने संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा माने शिक्षा, प्राप्त माने प्राप्त करके, अत्रयो माने यहीं, राजकीय विद्यालय में अध्यापनम माने पढ़ाना, आरब्धवान माने शुरू कर दिए। युवक मालवीय, शौकियन माने अपने, प्रभावपूर्ण भाषण से, जनानाम माने लोगों के, मनांस माने मन को, अमोहित माने मोह लिया। संदर्भ देख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिरदर्शिका के महामना मालवीय नमक पाठ से अवतरित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है खा नंबर, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी कितने अंक का, 7 अंक का होता है। ठीक है। सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। सुखार्थिना माने सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं। फिर अथवा वाला दिया है, जल बिंदु निपातेन करमसा पूर्यता घटा, यानी जल की एक एक बूंद निपातेन माने गिरने से, करमसा माने करमसा, पूर्यते घटा माने घड़ा भर जाता है। सर्व विधाना माने सभी विधानों में, धर्मस्य चा धनस्य चा, सभी विधानों में, धर्म और धन का, सा हेतु माने यही कारण है। यानी जल की एक एक बूंद गिरने से करमसा घड़ा भर जाता है। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अंक का होता है। 9 2 11 होना, भाग जाना, आँखों का तारा होना, प्रिय होना, पानी पानी होना, लज्जित होना, सावन हरे न भादो सूखे। ठीक है। हमेशा हर समय एक समान रहना। ठीक है। इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंक का होता है, अपठित गद्यांश होता है। ठीक है। गद्यांश के नीचे कितने होते हैं, 3 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न 2 अंक का, दूसरा 2 अंक का, और लास्ट वाला 1 अंक का। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, आपको अच्छे से उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है। अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। प्रथम बार में प्रत्येक कार्य कठिन हो जाता है। यदि व्यक्ति उसे कार्य को कठिन समझकर बैठ जाता है तो उसे कभी भी नहीं कर पाता। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभ्यास क्रम नहीं छोड़ा और एक दिन राष्ट्रपति पद प्राप्त कर लिया। यदि मैं अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है, तो विद्या अभ्यास के बिना विष का रूप धारण कर लेती है। जो मनुष्य अभ्यास नहीं करता उसके पास विद्या अधिक समय तक नहीं रुकती है। कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है, अभ्यास करने से। सफलता साथ कैसे छोड़ देती है, यानी अभ्यास क्रम को छोड़ दिया जाए तो सफलता साथ छोड़ देती है। ठीक है। निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है, सफलता की कुंजी है। इसके बाद है 11 का नंबर, निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 2 अंक का होता है। अविराम अभिराम, तो अविराम का मतलब होता है बिना रोक के। अभिराम का मतलब होता है लगातार, या फिर कह सकते हैं सुंदर। तो बिना रोक के या लगातार। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए बात और वात,
बात का मतलब वार्ता होता है, वात का मतलब हवा होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, 2 अंक का होता है। वर माने क्या होता है? श्रेष्ठ। द्विज का मतलब होता है हाथी, ब्राह्मण, दांत। राग मतलब प्रेम है ना, अनुराग। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, 2 अंक का होता है। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसको क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये 2 अंक का होता है। उसने 3 पुस्तकें खरीदा, उसने 3 पुस्तक खरीदा है ना। कृपया मेरे सामान पर ध्यान रखना, सामान नहीं। मैंने भोजन कर लिया हूँ, ये सही रहेगा। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही थी। इसके बाद है 12 का नंबर प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या है? वीर अथवा श्रृंगार रस के लक्षण में उदाहरण लिखिए, 2 अंक का होता है। ठीक है। उपमा अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण में उदाहरण लिखिए, 2 अंक। चौपाई अथवा कुंडलीय छंद के लक्षण में उदाहरण, 2 अंक। यानी रस अलंकार छंद से 2-2 अंक के पूछे जाते हैं। अथवा करके दिया रहता है 2, 1 करना रहता है आपको। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये भी कितने अंक का प्रार्थना पत्र पूछा जाता है? 6 अंक का पूछा जाता है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये निबंध आपका पूछा जाता है 9 नंबर का। स्वच्छता अभियान, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, भारत में आतंकवाद और मेरा प्रिय कर। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।